हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर चरणजीत कौर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिक्रीटरी पाथवे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ओवरव्यू ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी वेसिकुलर ट्रैफिकिंग की। ठीक है, दो तरीके के सिस्टम होते हैं, दो तरीके के पाथवे होते हैं आपके वेसिकल सिस्टम में, जो कि ईआर और गोल्जी कॉम्प्लेक्स में होते हैं। कौन से पाथवे हैं? एक होता है एंट्रोग्रेड पाथवे और एक होता है रेट्रोग्रेड पाथवे। ठीक है, हम बात करते हैं पहले पाथवेज की। एंट्रोग्रेड पाथवे में आता है आपका कॉप2 वेसिकल गुड प्रोटीन। डायरेक्शन होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिस गोल्गी नेटवर्क में। इसका मेन फंक्शन होता है फॉरवर्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन। एक होता है रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट, इसकी वेसिकल कोट होती है कॉप1 और ये आपकी डायरेक्शन लेता है सिस गोल्गी टू ईआर। इसके अलावा रेट्रोग्रेड ट्रांसफर होता है आपकी जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स की प्रोटीन्स होती हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स की अलग अलग लेवल की जो प्रोटीन्स होती हैं उसको आगे से पीछे की तरफ लेकर आना। यहाँ पे रिट्रीवल होता है आपके एस्केप्ड ईआर प्रोटीन का, यहाँ पे रिसाइकलिंग होती है स्नेयर प्रोटीन की और मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की। अगर हम आगे बात करें तो ये जो बाई डायरेक्शनल फ्लो है ये क्यों होता है? तो बाई डायरेक्शनल फ्लो मेनली होता है आपका ताकि करेक्ट सॉर्टिंग हो पाए नई बनी हुई प्रोटीन की, रिटेंशन हो पाए आपकी ईआर की रेजिडेंशियल प्रोटीन्स का जो गलती से चले गए हैं आगे, और मेंटेनेंस हो पाए आपके वेसिकुलर मशीनरी का। अब क्यों होती है आपकी रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट? रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट की वजह से वी स्नेयर, ईआर रेजिडेंट प्रोटीन, मिस सॉर्टेड प्रोटीन, मेम्ब्रेन लिपिड फॉर न्यू कॉप2 वेसिकल्स रिटर्न हो जाते हैं अपने प्लेस पे जहां पर उन्हें होना चाहिए। अगर कॉप1 ना हो, रिसाइकलिंग ना हो, तो फिर ईआर के पास वी स्नेयर खत्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से कॉप2 की बडिंग इम्पॉसिबल हो जाएगी। ये तो है आपका ओवरव्यू जो होता है। अब बात करते हैं हम लोग कॉप2 वेसिकल का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। तो कॉप2 वेसिकल का फॉर्मेशन पहला स्टेप होता है आपके सिक्रीटरी पाथवे का, जिसके स्टेप बाय स्टेप अगर हम मैकेनिज्म की बात करें वो कैसे होती है। देखिए, एक्टिवेशन होगा। फर्स्ट स्टेप इज एक्टिवेशन ऑफ सार1 प्रोटीन। व्हाट इज सार1 प्रोटीन? सार1 प्रोटीन एक जीटीपीएज है, स्मॉल जीटीपीएज है, जिसका काम होता है आपकी बडिंग करवाना। कैसे करवाती है? उसके लिए पहले सेक12 जो कि एक ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन के ऊपर, ये जीडीपी हटा के जीटीपी अटैच कर देता है सार1 में, जो कि साइटोसोल पे प्रेजेंट है एज अ साइटोसोलिक प्रोटीन। राइट नाउ इट इज साइटोसोलिक प्रोटीन। और उसके बाद क्या होगा, इसमें जीटीपी अटैच होते ही इस सार1 प्रोटीन का एक एम्फीपैथिक हेलिक्स एक्सपोज हो जाता है। एक्सपोज हो जाता है तो फिर वो एम्फीपैथिक हेलिक्स ईआर की मेम्ब्रेन में इंसर्ट होता है। इस कंडीशन में ऐसा जो सार1 प्रोटीन है, इसके एक्टिवेशन इट इज मेम्ब्रेन डिपेंडेंट एंड इट ओनली इंसर्ट्स आफ्टर द जीटीपी बाइंडिंग। कैसे इसका रिक्रूटमेंट होता है? इसके बाद आती है कॉप2 प्रोटीन्स। कौन सी है? सेक23 एंड 24। इसमें आते हैं सार1 जीटीपी रिक्रूट करता है सेक23 और 24 को, जिसमें 24 प्रोटीन जो होती है इसके पास होती है एक बाइंडिंग पॉकेट जो कि सॉर्टिंग सिग्नल से बाइंड करती है, और ये सॉर्टिंग सिग्नल प्रेजेंट होते हैं आपके कार्गो प्रोटीन पे। अब बात करते हैं कार्गो की। दो तरीके के कार्गो होते हैं, एक होते हैं जो मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और एक होते हैं जो कि ल्यूमिन में प्रेजेंट होते हैं। तो जो सॉल्युबल कार्गो होते हैं उस वो लोड होते हैं आपके रिसेप्टर प्रोटीन से, जैसे कि टैंगो 1 रिसेप्टर प्रोटीन है जो कि कोलेजन को ल्यूमिन में बाइंड करता है और सेक24 से साइटोसोल पे बाइंड करता है, साइटोसोल में बाइंड करता है। फिर आते हैं आपके सेक13 और 31। ये क्या बनाते हैं? ये आउटर कवरिंग बनाते हैं, पॉलीहेड्रल केज बनाते हैं। और 13 और 31 की सेल्फ असेंबली होती है ताकि एक रिजिड लैटिस बन पाए, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन के अंदर कर्वेचर आ जाता है और बडिंग हो जाती है। फिर होती है वेसिकल की सिशन। सिशन यानी कि पिंचिंग ऑफ, यानी कि उसका हट जाना। वेसिकल कंप्लीटली मेम्ब्रेन से कैसे अलग होती है? तो अलग होने के लिए आपका सार1 जीटीपी हाइड्रोलाइज करता है, फिर कोट डिस्टेबलाइज करती है और देन वेसिकल कंप्लीट मतलब बडिंग कंप्लीट कर लेती है। अनकोटिंग कैसे होती है? अनकोटिंग होती है जैसे ही आपका स्नेयर का फ्यूजन होने वाला होता है उसके पहले। मैंने आपको इसके पहले वाली क्लास में स्नेयर हाइपोथेसिस कंप्लीट कराई थी, वेसिकल का फ्यूजन किस प्रकार से होता है वो बताया था। अब वो मेम्ब्रेन मेंबर्स ओनली क्लास में अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। अब मैं बात कर रही हूँ आपसे
कि किस तरीके से आपकी प्रोटीन्स जाके अटैच होती हैं। देखिए कौन-कौन सी प्रोटीन थी, सार 1 थी, सेक 12 थी, 23-24 थी, 13-31 थी एंड 16 थी। सार 1 क्या है? ये कोड प्रोटीन का या कोड का फॉर्मेशन इनिशिएट करती हैं, स्मॉल जीटीपीएस होती हैं। सेक 12 इज द जीईएफ यानी कि ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर जो सार 1 को एक्टिवेट करता है। 23-24 क्या है? ये इनर कोड प्रोटीन है जिसमें सेक 24 कार्गो के सिग्नल से बाइंड करता है। 13 और 31 क्या है? ये आउटर केज स्कैफोल्ड है। 16 क्या होती है? ये ऑर्गेनाइज करती है असेंबली को ईआर की एग्जिट साइट पे, यहाँ से जहां से ईआर से निकलना है उस लोकेशन पर पूरी असेंबली को ऑर्गेनाइज कराने का काम है सेक 16 का। अब कौन से कार्गो पे स्पेसिफिक सिग्नल होता है? जैसे दो तरीके के हैं आपके, एक तो होता है डाइएसिडिक, ये मेम्ब्रेन कार्गो पे पाया जाता है और इसमें कॉप2 प्रोटीन पे जाके वो अटैच हो पाता है। बाकी दूसरे मोटिव होते हैं जो वेरिएबल है, ये सारे सेक 24 के सब डोमेन से बाइंड करते हैं। ये पूरी हम असेंबली की बात करते हैं किस तरीके से वेसिकल मीडिएटेड प्रोटीन ट्रैफिकिंग होती है बिटवीन द ईआर एंड द सिस गोल्जी नेटवर्क, सिस गोल्जी। देखिए कोई भी आपकी प्रोटीन होगी तो वहां क्या होगा? ये आपका ईआर का मेम्ब्रेन है, दिस इज रफ ईआर। इस रफ ईआर के अंदर सॉल्युबल प्रोटीन है कुछ और मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स हैं कुछ। ये है मेम्ब्रेन कार्गो और ये है मेम्ब्रेन रिसेप्टर। अब ये जो मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स होते हैं इससे जाके आपकी सॉल्युबल प्रोटीन बाइंड करती है। एग्जिट साइट पर लेकर आएगा सेक 16। लेकर आने के बाद ये मेम्ब्रेन रिसेप्टर इस प्रोटीन से बाइंड कर लेंगे और इनका जो साइटोसोलिक डोमेन है वो आपके सेक 24 से बाइंड कर लेगा। इसके अलावा कुछ स्नेयर प्रोटीन्स होंगी, ये आपके यहाँ पे जुड़ी रहेगी। इनके ऊपर आउटर कवरेज पे 13 और 31 वाली आउटर कवरिंग लग जाएगी। ये बन गई कॉप2 वेसिकल। अब ये कॉप2 वेसिकल बाहर जाती है और पहुंचती, इसमें से अनकोटिंग होती है। अनकोटिंग के बाद जितनी भी कोट प्रोटीन्स हुई वो दूसरी वेसिकल बनाने के लिए चले जाते हैं और ये जो अनकोटेड वेसिकल है ये जाके स्नेयर पेयरिंग करके आपके सिस गोल्जी नेटवर्क से जाके बाइंड कर लेती हैं। बाइंड करने के बाद जो भी ये कंटेंट लेकर आई है उसको वो यहाँ पे मेम्ब्रेन में ट्रांसफर करेगी। अब क्या होता है कि जो गलती से चीजें आ गई हैं, जैसे कि अगर कोई रेजिडेंट प्रोटीन यहाँ पर आई है या फिर कोई रिसेप्टर है इसको रिसाइकिल करना है या फिर आपका स्नेयर पेयर है, उन सबको वापस ले जाने के लिए कॉप1 प्रोटीन आपकी यहाँ पर अटैच होती है। अटैच होने के बाद वो क्या करती है? वेसिकल बनाती है और ये वेसिकल फिर फाइनली आपके ईआर की मेम्ब्रेन से जाके जुड़ती है, यहाँ स्नेयर पेयरिंग होगी एंड देन जो भी कंटेंट है उसको वो यहाँ पे डिलीवर कर देती है। क्लियर? देन हम बात करते हैं आगे एक्सपेरिमेंटल एविडेंस की। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर कॉप2। देखिए इसके लिए सेक म्यूटेंट बनाए गए ईस्ट के अंदर। इसमें क्या किया गया? कॉप2 प्रोटीन के अंदर म्यूटेशन किए गए जिससे कि जो भी प्रोटीन थी वो ईआर से निकली ही नहीं और ईआर के अंदर ही एक्यूमुलेट होकर रह गई। इसके लिए क्या किया गया था? इन विट्रो बडिंग ऐसे हुआ। इन विट्रो बडिंग ऐसे में ईआर, उस पे ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोसोल और जीटीपी का यूज करके कॉप2 की वेसिकल बनाई। अब अगर मान लीजिए कॉप2 आपका म्यूटेंट है या टेम्परेचर सेंसिटिव आपने म्यूटेशन किया है तो क्या होगा कि वो वेसिकल बनेगी ही नहीं और प्रोटीन आगे जाएगी ही नहीं, प्रोटीन वहीं रह जाएगी। इसको चेक करने के लिए एक डिजीज भी आती है, सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस में एक डाई एसिडिक मोटिफ होता है जो कि सेक 24 रिकॉग्नाइज करता है। अगर इस डाई एसिडिक मोटिफ के अंदर चेंज कर दिया जाए, यानी कि एक एग्जाम्पल है डेल्टा F508 यानी 508 नंबर पोजीशन पर एक म्यूटेशन कर दिया गया है जिसकी वजह से साइटोसोलिक डोमेन में मिसफोल्डिंग हो गई है। अब वो मिसफोल्डिंग होने के कारण ये डोमेन सेक 24 के साथ बाइंड कर नहीं पाता। जब वो बाइंड नहीं कर पाता है तो क्या होगा? CFTR ER के अंदर ही रह जाएगा और उसको फिर डिग्रेड कर दिया जाएगा। तो बेसिकली ये जो म्यूटेशन है इससे CFTR का फंक्शन खराब नहीं हुआ, वो फंक्शनल तो रहा, एज अ चैनल उसका काम हो सकता था, लेकिन वो कभी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पहुंच ही नहीं पाया।
ये आपका स्ट्रक्चर है, जैसे कि ये आपका एक ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट है कार्गो प्रोटीन का, ये साइटोसोलिक सेगमेंट है। इस साइटोसोलिक सेगमेंट में क्या प्रेजेंट है, डाई एसिडिक मोटिफ प्रेजेंट है जो कि सेक 24 से बाइंड कर रहा है। ये सेक 24 सेक 23 से बाइंड कर रहा है और इसके एक्टिविटी आ रही है क्योंकि सार1 प्रोटीन यहाँ पर प्रेजेंट है। सार1 यहाँ पर एक्टिव है क्योंकि यहाँ पर सेक 12 प्रेजेंट है जिसने इसको एक्टिवेट किया है। इस सेक 23-24 के ऊपर एक और केज लगता है जिसमें 13 और 31 अटैच होते हैं जिससे एक आउटर कवरिंग मिलती है। देखिए आते हैं हम ईआर से गोल्जी इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट पे। ईआर टू गोल्जी इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट कैसे होता है, तो सभी जो ईआर डेराइव वेसिकल्स हैं वो इमीडिएटली फ्यूज हो, मतलब सभी की सभी जितनी वेसिकल्स होती हैं वो तुरंत गोल्जी से फ्यूज नहीं होती। दो पाथवे आते हैं, एक होता है शॉर्ट डिस्टेंस वाला, एक होता है लॉन्ग डिस्टेंस वाला। शॉर्ट डिस्टेंस में क्या होता है, ईआर गोल्जी से फ्यूज करती है और एक सिंगल वेसिकल डायरेक्टली सिस गोल्जी से जाके अटैच हो जाती है। और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, वेसिकल्स फ्यूज करती हैं और वो बनाती हैं ERGIC। व्हाट इज ERGIC? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, जिसको आप वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट कंपार्टमेंट भी बोलते हैं। नाउ ये जो ERGIC है ये फिर आगे ट्रेवल करता है माइक्रोट्यूब्यूल की हेल्प से गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से वो आगे सिस गोल्जी, देन आप सिस गोल्जी नेटवर्क, फिर उसके बाद सिस गोल्जी, फिर उसके बाद मीडियल, फिर उसके बाद ट्रांस गोल्जी नेटवर्क में आगे आगे शिफ्ट होता जाता है। इनमें से जो एंजाइम सिस के लिए होने चाहिए वो वहां से निकल के पीछे की तरफ आते जाते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉप1 प्रोटीन। इस तरीके से चीजें होती हैं। इसका माइक्रोस्कोपी एविडेंस क्या है, VSV जो वायरस है उसके जी प्रोटीन के साथ GFP को अटैच करके एक रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनाई गई और टेम्परेचर शिफ्ट एक्सपेरिमेंट किए गए। टेम्परेचर शिफ्ट एक्सपेरिमेंट्स क्या थे कि आपका टेम्परेचर एक नॉर्मल टेम्परेचर पे वो नॉर्मल काम करता है, बट अगर हम उसका टेम्परेचर अलग कर दें, चेंज कर दें, बढ़ा दें तो क्या होगा, वो अपना काम नहीं करेगा, म्यूटेंट रह जाएगा। सो कुछ जो स्मॉल वेसिकल्स होती हैं वो बनती हैं और डायरेक्टली फ्यूज होती हैं, और कुछ जो है वो अपने आप से फ्यूज होती हैं और बड़े इंटरमीडिएट बनाती जाती हैं। यानी दो बिहेवियर देखे गए कि स्मॉल वेसिकल थी वो डायरेक्टली जाके सिस गोल्जी से जाके फ्यूज हो गई, और कुछ थे वो पहले आपस में फ्यूज होते होते बड़े इंटरमीडिएट बने, फिर वो आगे अपनी तरफ मूव करते गए विद द हेल्प ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। यानी कि ERGIC कोई स्टैटिक लोकेशन पे नहीं है, बल्कि वो कॉन्स्टेंटली रिसीव कर रहा है कॉप2 वेसिकल्स को एंड देन वो प्रोड्यूस भी कर रहा है कॉप1 वेसिकल्स को, जिसकी वजह से प्रोसेस आगे बढ़ता जा रहा है। अब बात करते हैं हम लोग कॉप1 का रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट। कॉप2 के ट्रांसपोर्ट में ER से आपकी सिस गोल्जी या फिर ERGIC पे पहुंचे थे। यहाँ से रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, कॉप1 वेसिकल्स रिटर्न करती हैं मटेरियल को फ्रॉम सिस गोल्जी टू ER। इसका की फीचर क्या है, कॉप1 कोट में आपके 7 सब यूनिट के कोटोमर्स प्रेजेंट होते हैं। कोटोमर्स का क्या मतलब है, कोटोमर्स का मतलब होता है कि जो छोटे छोटे सब यूनिट है जिनसे आपकी कोट प्रोटीन्स बनती है। तो टोटल 7 आपको रिक्वायर्ड है कॉप1 के लिए। इनिशिएशन कहाँ से होता है, इसमें चाहिए आपको ARF1, एक स्मॉल GTPase है अगेन। ये ARF1 जब GTP से जुड़ जाती है तब वो कोटोमर प्रोटीन्स को एक्टिवेट करती है, रिक्रूट करती है। अब क्यों चाहिए आपको ये क्या करता है, किसको रिट्रीव करता है, ये जिस भी प्रोटीन के पास KDEL सीक्वेंस होता है वो सब प्रोटीन, जैसे BIP हो गया, PDI हो गया, ये सब क्या है, ये ER की रेसिडेंट प्रोटीन होती है। इनके ऊपर ये आपका KDEL सीक्वेंस पाया जाता है और ये सारी प्रोटीन ER के ल्यूमेन की प्रोटीन है। फिर आगे मेम्ब्रेन प्रोटीन जिसपे KKXX मोटिफ होता है, दीज आर आल्सो ER का रेसिडेंट प्रोटीन, बस वो मेम्ब्रेन पे पाई जाती है। यानी ये तो हमारी बात हो गई जिनको लेके जाता है आपका कॉप1 फ्रॉम गोल्जी टू ER। दूसरा वी स्नेयर जो होते हैं उनको भी रिसाइकिल करता है, और गोल्जी के एंजाइम अपने गोल्जी में यानी कि ट्रांस गोल्जी नेटवर्क से ट्रांस गोल्जी में, ट्रांस से मीडियल में, मीडियल से सिस में, और सिस से सिस गोल्जी नेटवर्क में, या सिस गोल्जी नेटवर्क से ERGIC में ये क्या करते हैं, सारी चीजों को पीछे लेकर आते हैं। ये काम है आपके कॉप1 का।
इसका क्या एविडेंस है? देखिए KDEL के कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि अगर कोई सॉल्युबल ER प्रोटीन है और उसके C टर्मिनल पर आपने KDEL ये प्रोटीन सीक्वेंस लगा दिया तो वो क्या होगा? वो बाइंड करेगा टाइटली विद द KDEL रिसेप्टर इन द गोल्जी हाई एसिडिक मतलब एसिडिक पीएच पे और फिर उसको वापस से ER पे लेकर आ जाया जाएगा। यानी सॉल्युबल ER प्रोटीन में C टर्मिनल होता है, C टर्मिनल पे KDEL सीक्वेंस होता है जो कि जैसे ही अगर वो गलती से चला भी गया है इन द गोल्जी कॉम्प्लेक्स वहां पे वो एसिडिक पीएच होने के कारण आपका रिसेप्टर होता है इसका उस पर बाइंड कर लेता है और फिर वो रिसेप्टर COP1 के थ्रू अंदर आ जाता है, वापस आ जाता है ER पे और वहां पे क्योंकि न्यूट्रल पीएच है वो इस न्यूट्रल पीएच पे आपके ER में रिसेप्टर अपनी प्रोटीन को छोड़ देता है। सो मेनली आ गया पीएच डिपेंडेंसी। इसका प्रूफ क्या है कि अगर आपने पीडीआई से या बीआईपी से या किसी भी रेजिडेंशियल प्रोटीन से केडीएल को रिमूव कर दिया तो क्या होगा? पीडीआई सिक्रीट हो जाएगा, उसको कोई लौटा के ला नहीं पाएगा। अगर हम केडीएल किसी भी सिक्रेटेड और दूसरी किसी प्रोटीन में अटैच कर देते हैं तो वो ईआर के अंदर ही रह जाएगा। यानी कि ईआर के अंदर रहने के लिए प्रोटीन के पास केडीएल या फिर केकेएक्सएक्स ये दो में से कोई सीक्वेंस होना चाहिए। ठीक है, ये दो सीक्वेंस क्या हुए? केकेएक्सएक्स ये ईआर की मेम्ब्रेन प्रोटीन पे होता है, इसके सी टर्मिनल साइटोसोलिक टेल पे पाया जाता है, इसको रिकॉग्नाइज करती है COP1 के अल्फा बीटा प्रोटीन और डायरेक्शन क्या है? ईआर गोल्जी से ईआर। दूसरा होता है डाईआर्जिनिन, कुछ मेम्ब्रेन प्रोटीन में डाईआर्जिनिन सीक्वेंस भी पाया जाता है, कोई भी साइटोसोलिक डोमेन से ये बाइंड कर सकते, किसी भी साइटोसोलिक सेगमेंट पे पाया जा सकता है। COP1 मशीनरी रिकॉग्नाइज करती है, गोल्जी से ये ईआर में वापस आता है। तो COP1 डज नॉट मीडिएट द एंट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट जैसा पहले कहा जाता था, लेकिन इसको सही मान लिया गया, इसको सही तरीके से कहा जाता है कि कोई एंट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट करता ही नहीं है, रेट्रोग्रेड करता है। आगे आते हैं इसके पूरे प्रोसेस पे। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये रफ ईआर के ऊपर COP2 प्रोटीन है, इस COP2 प्रोटीन से ये वाली जो प्रोटीन्स आ रही हैं ये लो HIN कंसेंट्रेशन है, हायर पीएच है, तो जो पेप्टाइड है वो अपने रिसेप्टर पे बाइंड नहीं कर रही है, ये ल्यूमेन के अंदर है और ल्यूमेन से होते हुए वो सीधे ईआर से गोल्जी ट्रांसपोर्ट वेसिकल के थ्रू पहुंच गई ईआर गोल्जी के अंदर। सिस गोल्जी में क्योंकि पीएच कम होता है और हाई HIN कंसेंट्रेशन होती है, यहाँ पे केडीएल अपने रिसेप्टर से बाइंड कर लेती है, फिर COP1 प्रोटीन इस पे जाके अटैच हो जाती है, वेसिकल बनाती है, फिर बाद में अनकोटिंग होके स्नेक हाइपोथेसिस से बडिंग होती है एंड देन रिसेप्टर और प्रोटीन यहाँ पे रिलीज हो जाते हैं और इस तरीके से आपकी ये प्रोटीन वापस आ जाती है। इसमें आपकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से शो किया गया है किस तरीके से आपका एंट्रोग्रेड और रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट होता है। आगे हम आते हैं सिस्टर्नल मैचुरेशन मॉडल। देखिए कहा जाता था पहले कि भाई जो सिस है फिर ट्रांस है मीडियल है, सब अलग अलग है, लेकिन कहानी क्या है कि जो सिस्टर्नी है वो खुद ही मैच्योर होती है और मैच्योर होके आगे बढ़ती है। यानी कि कोई भी सिस्टर्नी है, सिस हो या फिर ट्रांस हो या फिर मीडियल हो, वो सबके सब में क्या होता है, ये पहले अपने आप को मैच्योर करेंगे और आगे बढ़ेंगे और जो इनके एंजाइम्स होते हैं वो पीछे जाते हैं। यानी कि आपकी सिस वाली जो वेसिकल है इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हो गई मीडियल, ये हो गई ट्रांस। तो क्या होता है, पहले यही वाली वेसिकल सिस थी, फिर ये आगे बढ़ी मीडियल हो गई, फिर ये आगे बढ़ी ट्रांस हो गई। अब क्या हुआ, इससे आपकी वेसिकल के थ्रू यहाँ से जो एंजाइम इसमें आ गए थे मीडियल वाले वो मीडियल में वापस आ गए, जो एंजाइम यहाँ पे आ चुके थे सिस वाले वो यहाँ पे वापस हो गए। ठीक है, ये वाली जो कोटिंग होती है यहाँ पे इधर से इधर डायरेक्शन में लेकर आने का काम करता है आपका COP1 प्रोटीन। क्लियर हो गया? तो कार्गो एक ही सिस्टर्नी में प्रेजेंट होगा, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यहाँ पर एक कार्गो प्रेजेंट है तो ये कार्गो यहाँ पे भी प्रेजेंट है और ये कार्गो यहाँ भी प्रेजेंट है और ये कार्गो किसी भी वेसिकल में गया नहीं है। वेसिकल आपके यहाँ से किसको लेकर आ रही है, वेसिकल यहाँ पे लेकर आ रही है किसी ना किसी एंजाइम को, वो एंजाइम जो केवल यहाँ पर होने चाहिए थे इधर नहीं होने चाहिए थे, तो उन वेसिकल्स में सिर्फ एंजाइम्स है। ये आगे सिस मीडियल ट्रांस। क्लियर हो गया? यहाँ पे जो भी गोल्जी के एंजाइम होते हैं वो बैकवर्ड मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ COP1 वेसिकल्स। इसके लिए क्या एविडेंसेस है, लार्ज कार्गो मॉलिक्यूल
छोटे वेसिकल्स में फिट नहीं हो सकते। अब ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, इसको आप इतनी छोटी सी वेसिकल में कैसे फिट करोगे? नहीं कर सकते। इसलिए पूरी की पूरी सिस्टर्नी आगे बढ़ गई। आगे बढ़ी वो मीडियल हो गई और इसमें से जो भी इमेच्योर एंजाइम्स है वो सारे यहाँ पर आ गए। ठीक है, एग्जाम्पल्स इसके कौन से होते हैं? एल्गल स्केल्स हो गए, प्रो कोलेजन एग्रीगेट्स हो गए, ये सब इसी तरीके से मूव करते हैं। ये सिस्टर्नी के अंदर पाए जाते हैं लेकिन वेसिकल्स में नहीं पाए जाते। इसके लिए एक सिस कॉल्जी मार्कर और ट्रांस कॉल्जी मार्कर को जीएफपी और आरएफपी टैग से चेक किया गया। तो देखा गया पहले एक सिस्टर्नी में ग्रीन कलर था, फिर वो येलो कलर बना, फिर वो रेड बना, जो कि डायरेक्टली विजुअलाइजेशन के मैचुरेशन को शो करता है। तो कॉप1 वेसिकल्स एक्चुअली एंजाइम्स को बैकवर्ड लेकर आते हैं, कार्गो को फॉरवर्ड नहीं लेके जाते। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर आता है। ये आपका फ्लोरेसेंस टैग्ड फ्यूजन प्रोटीन विच डिमॉन्स्ट्रेट द गोल्जी सिस्टर्नी मैचुरेशन इन लाइव ईस्ट सेल। देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपका लाइव ईस्ट सेल दिखाया जा रहा है, इस पर हम फोकस करेंगे। यहाँ तो कंप्लीट पिक्चर है जिसमें आप देख सकते हैं कहीं पर येलो है, कहीं ग्रीन है, कहीं रेड है, यहाँ रेड भी है, ग्रीन भी है, सब दिख रहे हैं हमको। बट हम किसी एक ही प्रोटीन को अगर देखें, जैसे कि ये यहाँ पर ग्रीन है, फिर ये फेड होने लगा ग्रीन, अब ये येलोइश कलर हो गया है, यहाँ पर इसमें रेड कलर आ गया है, फिर रेड कलर आ गया है, फिर रेड कलर फेड होने लग गया। ये क्या दिखा रहा है कि जो आपकी ईस्ट सेल्स हैं, जैसे यहाँ पर क्या है, ईस्ट सेल्स अर्ली गोल्जी प्रोटीन VRG4 के साथ फ्यूज्ड है, जिसमें ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन है, और लेट गोल्जी प्रोटीन आपकी है SEC7, उसके साथ आपका रेड फ्लोरेसेंस फ्यूज्ड है। उसके बाद आपने उसे हर मिनट पे चेक किया और हर मिनट पे चेक करने के बाद आपको फाइनली पिक्चर ये दिखाई दे रही है, जो कि ये बता रहा है कि जो आपका SEC7 था, SEC7 प्रोटीन केवल आपकी इसमें प्रेजेंट थी, जो कि आपका ट्रांसकॉल्जी थी, और आपकी जो VRG4 प्रोटीन है वो केवल और केवल आपकी स्टार्टिंग की प्रोटीन है, बाद में वो नहीं पाई जा रही। ठीक है, अब आते हैं हम क्लैथरिन कोटेड वेसिकल्स पे। क्लैथरिन कोटेड वेसिकल्स की बात करते हैं। ये जो वेसिकल्स होती है ये ट्रांसकॉल्जी नेटवर्क से एंडोसोम्स के लिए होती हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एंडोसाइटोसिस के लिए होती हैं। अब बात करते हैं क्लैथरिन की स्ट्रक्चर की। क्लैथरिन में ट्राइस्केलियन स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये ट्राइस्केलियन स्ट्रक्चर कैसा है, जिसमें 3 होती है हेवी चेन्स और 3 होती है लाइट चेन। एक हेवी चेन कुछ इस प्रकार से, कुछ ऐसे करके, और एक ये मान लेते हैं ऐसी करके, एक लाइट चेन यहाँ, एक लाइट चेन यहाँ, एक लाइट चेन यहाँ, 3 लाइट चेन और 3 हेवी चेन यहाँ पे पाई जाएगी, जिसकी वजह से एक पॉलीहेड्रल केज बन जाता है। फिर आते हैं एडेप्टर प्रोटीन्स। अडेप्टिव प्रोटीन्स क्या करती है, कार्गो से बाइंड करती है और क्लैथरिन प्रोटीन को रिक्रूट कराती है। इसके अलावा होते हैं इसमें जीजीए एडेप्टर्स। जीजीए एडेप्टर्स क्या है, जीजीए का मतलब है गोल्जी लोकेलाइज्ड गामा एडेप्टिन डोमेन ARF बाइंडिंग। सो गोल्जी लोकेलाइज्ड गामा एडेप्टिन डोमेन ARF बाइंडिंग वाली जो एडेप्टर प्रोटीन्स होती हैं, ये अलग अलग टाइप के सॉर्टिंग मोटिव्स को रिकॉग्नाइज करती हैं, रिकॉग्नाइज करके उनसे बाइंड करती हैं, फिर उसके बाद एडेप्टर प्रोटीन्स आते हैं, एंड देन उसके बाद आपकी क्लैथरिन प्रोटीन्स होती है, और फाइनली क्या हो जाता है, उनकी कोटिंग हो जाती है। तो 3 तरीके की एडेप्टर प्रोटीन है, AP1, AP2, AP3। AP1 जो होती है वो आपकी ट्रांसकॉल्जी नेटवर्क से है रिलेटेड। ओके, ट्रांसकॉल्जी नेटवर्क से है रिलेटेड, एंडोसोम्स या लाइसोसोम में लेके जाती है। AP2 प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर बाइंड करती है, एंडोसोम में लेके जाती है, और AP3 आपकी ट्रांसकॉल्जी नेटवर्क से लाइसोसोम या फिर स्पेशलाइज्ड ग्रैन्यूल्स में लेके जाती है। मोटिव की बात कर लेते हैं। बहुत तरह के मोटिव हैं, अलग अलग मोटिव के रोल्स अलग अलग हैं, जैसे कि DLL जिसे हम डाइल्यूसिन मोटिव भी कहते हैं, और इसके अलावा एक DFGX5 मोटिव है। ये दोनों आपके जीजी एडेप्टर के हैं जो क्लैथरिन कोड को बाइंड करते हैं और आपके ट्रांसकॉल्जी नेटवर्क से एंडोसोम पे लेके जाते हैं किसी भी कार्गो को। अगर आप बात करते हैं टायरोसिन बेस्ड मोटिव की, तो उसको आप AP1 और AP2 बाइंड करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, और क्लैथरिन उसमें कोट होती है, और ये ट्रांसकॉल्जी नेटवर्क या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एंडोसोम पे लेके जाते हैं।
यानी कि हम ये कह सकते हैं ये वाला मोटिफ आपके स्पेसिफिकली एंडोसाइटोसिस के लिए जरूरी होता है। दूसरा आ गया आपका डाइल्यूसिन मोटिफ। यहाँ पर AP1 या AP3 की जरूरत होती है, क्लैथरिन पे बाइंड करते हैं और ये आपके ट्रांसकोल्जी नेटवर्क से लाइसोसोम पे लेके जाते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एक चीज और नोटिस करिए, जो ये DFGX5 है, दिस इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट टू गार्बेज, यानी लाइसोसोम पर लेकर जाना, डायरेक्ट टू गार्बेज। तो DFGX5 इज डायरेक्ट टू गार्बेज। आगे आते हैं हम लोग इसके स्ट्रक्चर पे। दिस इज द स्ट्रक्चर जो मैंने ऑलरेडी आपको छोटा सा बना के दिखाया था। एक क्लैथरिन कोट है और इस तरीके का ये केज बना लेता है। होता क्या है, ये ट्रांसकोल्जी है, ट्रांसकोल्जी या ट्रांसकोल्जी नेटवर्क है। ट्रांसकोल्जी नेटवर्क से आपके कई सारे फेट हो सकते हैं किसी भी प्रोटीन के, वो जा सकती है आपकी सीधे वापस। ये हो गया आपका रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट। रेट्रोग्रेड में क्या होगा, कॉप1 प्रोटीन होंगी और वो कॉप1 वापस ट्रांसकोल्जी नेटवर्क से ट्रांसकोल्जी में एंजाइम्स को लेकर आ रही होंगी। दूसरा, यहाँ पर आपके एपी कॉम्प्लेक्स ने बाइंड किया और उसको लाइसोसोम भी ले गए डायरेक्ट, वो आपका हो गया डायरेक्ट टू गार्बेज। देन हो गया आपका रेड वाला, ये क्लैथरिन कोट है, क्लैथरिन कोट ने वेसिकल बनाई और लेट एंडोसोम पे लेके गए। दूसरा, दो तरीके के सिक्रीशन होते हैं यहाँ पे। ये सिक्रीशन जो हो रहा है इसके दो पार्ट हैं। क्या दो पार्ट है, एक तो हो गया कॉन्स्टिट्यूटिव, लगातार चलने वाला कॉन्स्टिट्यूटिव, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटिव जो कंटिन्यूअसली यहाँ से प्रोटीन को लेके सीधे मेम्ब्रेन पे या फिर बाहर लेके जा रहा है। दूसरा है सिक्रीशन, जिसे हम कहते हैं रेगुलेटेड सिक्रीशन। रेगुलेटेड में क्या होगा, कोई पर्टिकुलर एजेंट होगा जिसके कारण से साइटोसोल के अंदर कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। जब कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो ये मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जाके फ्यूज हो जाएगी और जो भी इसके अंदर कंटेंट है उसको बाहर निकाल देगी। ये हो गए आपके डिफरेंट टाइप के फेज, जो कि वेसिकल मीडिएटेड प्रोटीन ट्रैफिकिंग में होता है जब ट्रांसकोल्जी नेटवर्क से प्रोटीन आगे जाती है। अब जब भी हम क्लैथरिन कोट की बात करेंगे तो वहां पर आ जाएगी आपकी डायनेमिन। डायनेमिन क्या करता है, डायनेमिन प्रोटीन की पिंचिंग कराता है, उनको बाहर निकलवाता है कि कोई भी प्रोटीन है वो किस तरीके से मतलब कोई भी वेसिकल है वो कैसे ब्रेक होती है अपनी टारगेट वाली मेम्ब्रेन से। तो क्लैथरिन कोटेड वेसिकल मेनली कहाँ बनते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे बनते हैं एंडोसाइटोसिस के टाइम पर, ट्रांसकोल्जी नेटवर्क पे बनते हैं लाइसोसोमल ट्रैफिकिंग के टाइम पे। और ये वेसिकल्स जो होते हैं इनको एक स्पेशल मैकेनोकेमिकल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है जिसका नाम होता है डायनेमिन, और ये कंप्लीट सिशन करवाती है, यानी कि फाइनल सेपरेशन किसी भी मेम्ब्रेन का अपनी पेरेंट मेम्ब्रेन से। वेसिकल से मेम्ब्रेन निकल के नई जगह पर जाना वो इसकी वजह से हो पाता है। अब डायनेमिन को क्या चाहिए, ये जो क्लैथरिन कोट की असेंबली है इसके कारण से मेम्ब्रेन कर्वेचर में आ जाती है और एक डीप इन्वेजिनेशन बनता है। उस डीप इन्वेजिनेशन को आप कहते हैं बड। लेकिन जो क्लैथरिन है वो अकेली इसको खत्म नहीं कर सकती, पिंचिंग नहीं कर सकती वेसिकल की। अब क्या होता है, उसकी वजह से एक नैरो नेक जैसी होती हैं स्ट्रक्चर्स, वो डोनर मेम्ब्रेन के साथ अटैच रह जाती हैं। अब यहाँ पर आ जाता है हमारा डायनेमिन की इंपॉर्टेंस। डायनेमिन क्या करता है, डायनेमिन में एक लार्ज जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन है जिसके अंदर जीटीपीएस डोमेन होता है जो कि बाइंड करता है जीटीपी को और हाइड्रोलाइज करता है, यानी कि जीटीपी को हाइड्रोलाइज करके जीडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो एनर्जी यूज होती है इसकी वजह से जो वेसिकल आपकी कट बन रहा था, बडिंग हो रही थी, वो ब्रेक हो जाती है। दूसरा, इसके पास प्लेक्सट्रिन होमोलॉजी डोमेन होता है जो कि मेम्ब्रेन की लिपिड से बाइंड करता है, जैसे PIP2 फॉस्फो आइनोसिटॉल फॉस्फो और 1,4 डाइफॉस्फो बिसफॉस्फेट, मतलब सॉरी फॉस्फेटिडिल 1,4 बिसफॉस्फो आइनोसिटॉल, ठीक है, PIP2 ये होता है। आप इसके अलावा यहाँ से बाइंड करने के लिए चाहिए पीएच डोमेन, प्लेक्सट्रिन होमोलॉजी डोमेन, फिर आ गया जीटीपीएस इफेक्टर डोमेन जो कि जीटीपीएस की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, जब हमें चाहिए तो एक्टिवेट कराता है।
तीसरा होता है प्रोलीन रिच डोमेन पीआरडी, जो कि एक्सेसरी प्रोटीन्स के साथ इंटरेक्ट करता है, जो अगेन रिक्वायर्ड है आपके बडिंग के फिशन के लिए, सिशन के लिए, तोड़ने के लिए एम्फीफाइसिन, एंडोफाइलिन और प्रोटीन भी होती हैं। डायनेमिन एक हेलिकल कॉलर जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे कि ये मेम्ब्रेन है, यहाँ पर आपका क्या है, वेसिकल निकली हुई है। अब क्या होगा, डायनेमिन क्या करेगा, यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। एक अटैच हुआ, 2 अटैच हुए, 3 अटैच हुए, इस तरीके से पॉलीमराइजेशन हो जाता है। फाइनली जीटीपीएस होगा और फिर क्या होगा, ये वेसिकल अलग हो जाएगी और यहाँ पर पार्ट अलग हो जाएगा। एक मेम्ब्रेन अलग हो गई और ये वेसिकल अलग हो गई। ये काम है आपके डायनेमिन का, जिसमें हेल्प बाकी प्रोटीन्स भी करती हैं। ये हो गया स्ट्रक्चर, जिसमें क्या हो रहा है, ये आपकी एक्सोप्लाज्मिक सरफेस है और इधर आपकी साइटोप्लाज्मिक या साइटोसोलिक सरफेस है। इधर आपकी प्रोटीन की वेसिकल बन रही है। ये जो वेसिकल बन रही है, इसमें यहाँ डायनेमिन प्रोटीन आई, जिसपे जीटीपी से जीडीपी बना, उसकी वजह से यहाँ पे कट लग गया, कट लग के ये प्रोटीन अलग हो गई। ठीक है, इसकी पूरी मैकेनिज्म क्या होती है, सबसे पहला स्टेप आता है आपका रिक्रूटमेंट। स्टेप नंबर 1 इज रिक्रूटमेंट। क्लैथरिन कोट की असेंबली स्टार्ट होती है, फिर AP2 बाइंड करता है आपके टायरोसिन या फिर डाइल्यूसिन स्ट्रक्चर से, सिग्नल से ऑन द कार्गो। बड गहरी होती जाती है और नेक बनती जाती है। फिर ये डायनेमिन नेक पे पहुंचती है पीएच डोमेन से और PIP2 से बाइंड कर लेती है। PIP2 से मेम्ब्रेन पे बाइंड कर लेगी। उसके बाद डायनेमिन का पॉलीमराइजेशन होना शुरू हो जाएगा। डायनेमिन असेंबल हो जाएगी स्पाइरल और हेलिकल रिंग में। असेंबल होने के बाद बहुत सारी एक्सेसरी प्रोटीन जैसे एम्फीफाइसिन, एंडोफिलिन, इंटरसेक्टिन इंटरैक्ट करती है और इसके रिक्रूटमेंट को स्टेबलाइज कर देती है। फिर जीटीपी बाइंड करता है और कन्फर्मेशनल टाइटनिंग होती है। जब जीटीपी बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगे। चेंजेस होने के बाद मॉलिक्यूलर न्यूज बनेगी, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन की जो नेक है वो और पतली हो जाएगी। आफ्टर दैट जो जीटीपी की हाइड्रोलिसिस होगी तो मैकेनिकल फोर्स जनरेट होगा। मैकेनिकल फोर्स जनरेट होने के कारण फिर क्या हुआ, आपकी मेम्ब्रेन डिस्टॉर्ट होनी शुरू हो जाएगी, लोकल लिपिड रीअरेंजमेंट होगा और फाइनली सिशन हो जाएगा और फ्री क्लैथरिन कोटेड वेसिकल आपको साइटोसोल में दिख जाएंगी। लास्ट स्टेप होता है अनकोटिंग। जैसे ही सेशन हो जाता है तो ऑक्सिलिन और HHC 70 ATPase प्रोटीन आती हैं, वो क्लैथरिन के कोट को रिमूव कर देती है। अनकोटेड वेसिकल्स जो होती हैं अब फ्यूज कर जाती हैं आपके अर्ली एंडोसोम से या फिर ट्रांसगोल्जी नेटवर्क से। फिर क्या होता है, इसका जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है कि डायनेमिन प्रोटीन का किस तरीके से काम होता है, वो कैसे काम करती है, इसमें आता है आपका जीटीपी गामा एस। ये एक नॉन हाइड्रोलाइजेबल जीटीपी एनालॉग एक्सपेरिमेंट है। जब सेल्स को ट्रीट कराया जाता है आपके जीटीपी गामा एस से, तो डायनेमिन बाइंड तो करता है लेकिन हाइड्रोलाइज नहीं कर पाता है जीटीपी को। इसकी वजह से डायनेमिन के जो स्पाइरल्स हैं वो बहुत ही लंबी नेक बना देते हैं, लेकिन वेसिकल कटती नहीं है, पिंच ऑफ नहीं होता और डायनेमिन कॉलर के फॉर्म में वो अलग ही नजर आती रहती है। इसके क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो सिशन है या टूटना है किसी भी वेसिकल का, उसके लिए जरूरी होता है जीटीपी की हाइड्रोलिसिस। दूसरा एक्सपेरिमेंट है ड्रोसोफिला का शिबीरे म्यूटेन। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेशन किया जाता है डायनेमिन के अंदर। रेस्ट्रिक्टिव टेम्परेचर पे एंडोसाइटोसिस नहीं होती, साइनेप्टिक वेसिकल दोबारा बनती ही नहीं है और न्यूरॉन्स जो होते हैं वो पैरालाइज्ड हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि डायनेमिन का इंपॉर्टेंस ज्यादा है ताकि आपका न्यूरो ट्रांसमीटर की वेसिकल रिसाइकिल हो पाए। वेसिकल रिसाइकिल तब होगी जब वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकलेगी। यही अगर अटैच्ड है लंबी लंबी डायनेमिन कॉलर के फॉर्म में, तो वो रिसाइकिल हो ही नहीं रही है, जिसकी वजह से न्यूरॉन्स पैरालाइज हो चुके हैं। तीसरा आ गया आपका इन विट्रो लाइपोसोम फिशन एसे, जिसके लिए आपने डायनेमिन प्रोटीन्स को प्यूरिफाई किया और सिंथेटिक लिपिड ट्यूब्यूल के साथ अटैच कराया। जैसे ही आपने यहाँ पे जीटीपी दिया, वैसे ही डायनेमिन टाइट हो गई और जो भी ट्यूब्यूल्स थी उनको ब्रेक कर दिया। ये आपका डायरेक्ट प्रूफ है मैकेनिकल कंस्ट्रिक्शन का। तो हमें तीनों चीजें पता चल गई। अब हम इसके बारे में बात किए, हमारा एक्सपेरिमेंट है जिसमें यहाँ पर ये डायनेमिन कॉलर्स आपको दिखाई दे रहा है, डायनेमिन प्रोटीन with the help of gold tagged एंटी डायनेमिन एंटीबॉडी आपके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इनको शो किया जा रहा है। आगे आते हैं हम लोग
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स पे आपके डायनेमिन के फंक्शनल रोल्स से शुरू करते हैं। ओके, डायनेमिन के फंक्शनल रोल्स क्या है? देखिए, मेन रोल्स, सबसे पहला रोल है, सबसे इंपॉर्टेंट, ये सिशन कराती है आपके क्लैथरिन कोटेड वेसिकल का। इसके अलावा साइनेप्टिक वेसिकल की रिसाइक्लिंग, रेगुलेशन ऑफ एक्टिन साइटोस्केलेटन। एक्टिन साइटोस्केलेटन का रेगुलेशन कैसे कराते हैं? ये कॉर्टेक्टिन के साथ इंटरेक्शन करते हैं, उससे होता है। और रिसाइक्लिंग जो साइनेप्टिक वेसिकल की होती है, उसकी वजह से रैपिड एंडोसाइटोसिस होती है न्यूरॉन्स में। अगर ना हो तो क्या होगा? तो पैरालिसिस हो जाएगी। तीसरा, चौथा आ गया टी ट्यूब्यूल का फॉर्मेशन करना इन द मसल्स, जिसकी वजह से स्ट्रक्चरल रीमॉडलिंग हो जाती है। अब बात करते हैं हम लोग आगे कुछ और डायनेमिन, सार1 और एआरएफ के कंपैरिजन की बात। क्या होते हैं तीनों में कंपैरिजन? देखिए, पहला फीचर है हमारा कंपैरिजन के लिए जीटीपीएस का टाइप क्या है। तो जीटीपीएस का टाइप है, डायनेमिन के केस में लार्ज मैकेनिकल केमिकल स्ट्रक्चर है, सार1 और एआरएफ स्मॉल स्विच का काम करते हैं। अगर आप फंक्शन की बात करेंगे तो वेसिकल सिशन का काम है डायनेमिन का, कॉप2 की असेंबली करवाता है सार1 और कॉप1 या फिर क्लैथरिन कोट की असेंबली करवाता है एआरएफ। हाइड्रोलिसिस की बात करिए तो ये कंस्ट्रिक्शन एंड फिशन कराता है डायनेमिन, कोट की डिसअसेंबली करवाता है सार1 और एआरएफ का काम है कोट की असेंबली भी कराना और डिसअसेंबली भी कराना। लोकलाइजेशन की बात करेंगे तो क्लैथरिन बड्स के नेक पे पाया जाता है डायनेमिन प्रोटीन, सार1 ईआर की मेम्ब्रेन पे मिलेगा और एआरएफ आपको गोल्जी या फिर एंडोसोम पे मिलेगा। इंपॉर्टेंट टेकअवेज की बात करते हैं, डायनेमिक एक बहुत ही बड़ा जीटीपीएस है जो कि नेक पे बडिंग वेसिकल्स के नेक को रैप करे रहता है। जीटीपी की हाइड्रोलिसिस से मैकेनिकल फोर्स जनरेट होता है जिससे मेम्ब्रेन सिशन हो जाती है। अगर डायनेमिन की एक्टिविटी ना हो तो वेसिकल अटैच रह जाएंगी और एंडोसाइटोसिस ब्लॉक हो जाएगी। शिबेरे म्यूटेंट जीटीपी गामा एस एक्सपेरिमेंट क्लासिकल एविडेंस होते हैं। अनकोटिंग के लिए आपको HSC 70 और ऑक्सिलिन की रिक्वायरमेंट है, ना कि डायनेमिन की। अब कुछ इंपॉर्टेंट आपके CSIR एग्जाम से रिलेटेड ट्रैप्स हैं। जैसे पहला है आपका ट्रैप जिसमें आता है क्लैथरिन पिंच ऑफ करता है वेसिकल्स को। नहीं, क्लैथरिन पिंच ऑफ नहीं करता है, डायनेमिन केवल सिशन करता है। डायनेमिन पिंच ऑफ कराता है लेकिन क्लैथरिन क्या करता है? वो केज बनाता है। दूसरा आता है डायनेमिन AP2 को रिक्रूट करता है, तो नो, AP2 रिक्रूट करता है क्लैथरिन प्रोटीन को, डायनेमिन बाद में आता है नेक पे केवल। फिर एक पार्ट की डायनेमिन एक्ट्स ओनली इन द एंडोसाइटोसिस, तो डायनेमिन केवल एंडोसाइटोसिस पे काम नहीं करता, वो आपके ट्रांसगोल्जी नेटवर्क के वेसिकल्स पे भी काम करता है, उसकी स्टिशन करवाता है और एक्टिन का रेगुलेशन भी करता है विद द हेल्प ऑफ कॉर्टेक्टिन। नाउ GTP is needed only for binding डायनेमिन। GTP की रिक्वायरमेंट केवल डायनेमिन से बाइंड करने के लिए नो, GTP की रिक्वायरमेंट होती है, GTP की हाइड्रोलिसिस इज रिक्वायर्ड, नॉट जस्ट बाइंडिंग विच इज एसेंशियल फॉर द मेम्ब्रेन कंस्ट्रिक्शन। क्लियर है? ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे अभी तक के। अब बात करते हैं हम लोग एक ऐसे रिसेप्टर की जिसमें प्रोटीन नहीं होती, पेप्टाइड नहीं होता, दिस इज ऑल्सो नोन एज मैनो-6 फॉस्फेट। ये कार्बोहाइड्रेट का मॉडिफिकेशन है, हम इसे कह सकते हैं फॉस्फोराइलेटेड कार्बोहाइड्रेट। और ये क्या काम कर रहा है? ये एक सिग्नल का काम कर रहा है। अभी तक जितने भी हमने सिग्नल पढ़े हैं, सारे सिग्नल में कोई ना कोई अमीनो एसिड प्रेजेंट था। तो अब ये M6P या मैनो-6 फॉस्फेट, ये कैसा सिग्नल आ गया? देखिए, जो आपका मैनो-6 फॉस्फेट सिग्नल होता है, बहुत सारे सॉर्टिंग सिग्नल के मुकाबले जहां पर आपका पेप्टाइड सीक्वेंस एक सिग्नल सीक्वेंस था, ये जो लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट के ऊपर मॉडिफिकेशन होता है, मैनो-6 फॉस्फेट को बनाया जाता है विच इज प्रेजेंट ऑन द एन लिंक्ड ओलिगोसैकेराइड। सो ये आपका स्पेसिफिकली सिस गोल्जी में होता है। दो स्टेप में मैनो-6 फॉस्फेट बनता है। पहले स्टेप में एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन फॉस्फोट्रांसफेरेज एंजाइम रिकॉग्नाइज करता है लाइसोसोमल एंजाइम्स को और अटैच कराता है फॉस्फोनैग को, यानी जहां पे एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और फॉस्फेट अटैच्ड होता है उसको वो अटैच कराता है मैनोज के साथ। फिर फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम नैग को छोड़ देता है, नैग को हटा देता है और केवल बचता है आपके पास मैनो-6 फॉस्फेट।
केवल लाइसोसोमल एंजाइम्स के पास स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल सिग्नल पैचेस होते हैं जो कि रिकॉग्नाइज किए जाते हैं स्टेप नंबर 1 पे, यानी कि ये वाला एंजाइम रिकॉग्नाइज करता है जिसपे जो लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं उनको, लाइसोसोमल एंजाइम को रिकॉग्नाइज करके उसके ऊपर मैनोज के ऊपर ये चेंजेस करे जाते हैं। सॉर्टिंग कहाँ होती है, ये सारे काम हो रहे हैं कहाँ पे, सिस में, सिस में सब काम होते हैं, मगर सॉर्टिंग कहाँ होती है, ट्रांस नेटवर्क पे होती है। ट्रांस नेटवर्क में मैनो 6 फॉस्फेट का आपका ये लाइसोसोमल एंजाइम पर बाइंड करता है मैनो 6 फॉस्फेट के रिसेप्टर पे। मैनो 6 फॉस्फेट का रिसेप्टर कार्गो को लेके यानी कि एंजाइम को लेके क्लैथ्रिन और AP1 से बनी हुई वेसिकल से होता हुआ लेट एंडोसोम पे फ्यूज करता है। अब लेट एंडोसोम पे जब वो पहुंच जाता है वहां पे होता है एसिडिक पीएच, वो एसिडिक पीएच पे लाइसोसोमल एंजाइम रिसेप्टर से अलग हो जाता है। जैसे ही अलग हो जाता है तो वहां पे फॉस्फेटेज एंजाइम मैनो 6 फॉस्फेट से फॉस्फेट को रिमूव कर देता है, जिसकी वजह से रीबाइंडिंग रुक जाती है। ये मैनो 6 फॉस्फेट के जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको रेट्रोमर यानी कि कॉप1 मीडिएटेड वेसिकल से वापस कर दिया जाता है ऑन द ट्रांसगोल्गी नेटवर्क। क्लियर है? इससे रिलेटेड एक डिजीज है लाइसोसोमल स्टोरेज से रिलेटेड आई सेल डिजीज। इसमें आपका एनेसिटाइल ग्लूकोसामिन फॉस्फोट्रांसफेरेज एंजाइम डिफेक्टिव होता है, म्यूटेंट होता है। उसकी वजह से जो लाइसोसोमल एंजाइम है वो मैनो 6 फॉस्फेट का मॉडिफिकेशन ही नहीं हो पाता तो जो एंजाइम्स होते हैं वो लाइसोसोम पर जाने के बजाय सिक्रीट हो जाते हैं बाहर और लाइसोसोम के अंदर अनडिग्रेडेड मटेरियल एक्यूमुलेट होता जाता है। ये डिजीज है आई सेल डिजीज। लेकिन अगर हम आई सेल डिजीज के अंदर भी बात करें तो उसके अंदर जो लिवर सेल्स होती हैं हिपेटोसाइट्स वो नॉर्मल रहती हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे मैनो 6 फॉस्फेट इंडिपेंडेंट लाइसोसोमल टारगेटिंग पाथवे फॉलो होता है। यहाँ पे मैनो 6 फॉस्फेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए हिपेटोसाइट पे इसका असर नहीं पड़ता है। यहाँ तक हम समझ गए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये है इसका पूरा स्ट्रक्चर। ये है आपका एंजाइम एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन फॉस्फोट्रांसफेरेज एंजाइम, जिसपे 2 साइट होती है। एक होती है आपकी यहाँ पर कैटालिटिक साइट और एक होती है रिकॉग्निशन साइट। रिकॉग्निशन साइट पे लाइसोसोमल एंजाइम बाइंड कर लेते हैं और कैटालिटिक साइट पे सबसे पहले बाइंड करता है यूडीपी। यूडीपी एक कैरियर है यूरिडीन डाइफॉस्फेट और वो लेकर आया हुआ है नैग को। नैग के साथ जब ये यूरिडीन डाइफॉस्फेट आया है तो ये एंजाइम क्या करेगा, यहाँ से कट करता है इसको और यूएमपी के फॉर्म में इसको रिलीज कर देता है। ये आपका नैग फॉस्फेट अटैच हो जाता है विद दिस मैनोज के साथ अटैच होने के बाद इसको हटा दिया जाता है। ये बन गया आपका सीक्वेंस। ठीक है, इसमें ये वो रीजंस है जिनको रिकॉग्नाइज करता है आपका एंजाइम कि ये लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं। फिर दूसरे स्टेप पे फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम आया जिसने क्या किया, इस नैग को हटा दिया यहाँ से और केवल फॉस्फेट छोड़ दिया। 6 नंबर कार्बन पर मैनोज के फॉस्फेट अटैच हुआ, इसलिए इसको कहा मैनो 6 फॉस्फेट। अब क्या होगा, इसको भेजा जाएगा। इसको भेजा कहाँ जाएगा, इसको भेजा जाएगा आपके लाइसोसोम के अंदर। तो कैसे होती है देखिए स्ट्रक्चर। देखिए ये पूरी ट्रांसगोल्गी नेटवर्क है। ट्रांसगोल्गी नेटवर्क में ये है आपका मैनो 6 फॉस्फेट का रिसेप्टर। ये है एंजाइम जिसपे फॉस्फेट अटैच्ड है। इधर ये जाके जुड़ गया आपके मैनो 6 फॉस्फेट के रिसेप्टर से, जो कि बाद में जुड़ा हुआ है क्लैथरिन और ये है आपका एडेप्टर प्रोटीन्स। फिर आगे आपकी क्लैथरिन प्रोटीन्स, इनसे ये जुड़ गया है। जुड़ने के बाद वेसिकल बनी, वेसिकल पिंच ऑफ हुई। पिंच ऑफ होने के बाद ये पूरी जो कोटेड वेसिकल है इसमें से अनकोटिंग होती है। अनकोटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर डॉकिंग एंड इसके जो फ्यूजन है, किसी भी वेसिकल के फ्यूजन के लिए पहले उसको अनकोटिंग करना जरूरी है। अनकोटिंग होने के बाद जो भी कंपोनेंट थे क्लैथरिन और आपके एपी कॉम्प्लेक्स, वो वापस से दूसरी वेसिकल को बनाने के लिए चले गए और जो वेसिकल थी कंप्लीट वो फ्यूज हो गई विद द लेट एंडोसोम। अब लेट एंडोसोम के अंदर पीएच कम था तो ये रिसेप्टर और ये जो एंजाइम था वो अलग हो गया और अंदर ही
फॉस्फेटेजेस थे जिसने क्या किया, इस फॉस्फेट को तुरंत रिमूव कर दिया ताकि ये वाला जो एंजाइम है वापस से इस मैनो 6 फॉस्फेट से बाइंड ना कर सके। अब क्या होगा, ये एंजाइम फर्दर किसी भी चीज को इनएक्टिव करेगा और ये बन जाएंगे फिर लाइसोसोम। और दूसरी बात, इस रिसेप्टर का क्या हुआ, रिसेप्टर की हो गई रीसाइक्लिंग। रीसाइक्लिंग कैसे होती है, रीसाइक्लिंग करने के लिए वेसिकल से ये लौट के या तो पहुंचे ट्रांसगोल्गी नेटवर्क में या फिर वो पहुंचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। रिसाइक्लिंग होने पे या तो पहुंचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे या तो पहुंचे ट्रांसगोल्गी नेटवर्क पे। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे क्यों पहुंचे, क्योंकि कई बार सेल के बाहर भी एंजाइम हो सकते हैं जो लाइसोसोम के हों। अगर वो लाइसोसोम के एंजाइम बाहर हैं तो बाहर से उसको अंदर लाया जाएगा रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस से। अंदर आने के बाद उनसे क्लैथरिन कोटेड वेसिकल बनी, क्लैथरिन कोटेड वेसिकल की अनकोटिंग हुई, अनकोटिंग होके फिर वो लेट एंडोसोम पे गए। सिमिलर प्रोसेस है। ये तो हो गई कहानी हमारी सारी जब नॉर्मल हो रहा था, जब फॉस्फोराइलेशन हो रहा था। अगर वहां पे कोई डिसीज है जैसे कि आई सेल डिसीज जिसमें कि नैग फॉस्फोट्रांसफेरेज एंजाइम सही नहीं है, तब क्या होगा, तब यहाँ पे कोई फॉस्फेट अटैच नहीं है। जब फॉस्फेट अटैच नहीं है तो क्या होगा, उसका कॉन्स्टिट्यूटिव सिक्रीशन हो जाएगा। सिक्रीशन होके ये पर्टिकुलर एंजाइम सीधे बाहर ट्रांसफर हो जाएगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेटर स्टेजेस ऑफ द सिक्रेटरी पाथवे। लेटर स्टेजेस में क्या होता है, देखिए ये तो हमें पता चल गया कि कुछ प्रोटीन है जिनको कंटिन्यूअस सिक्रीशन होता है, कुछ प्रोटीन होती है जिनका रेगुलेटेड सिक्रीशन होता है। तो भैया पता कैसे चलता है कि कुछ जो रेगुलेटेड प्रोटीन्स होती हैं, रेगुलेटेड प्रोटीन्स एक साथ एक वेसिकल के अंदर चली जाती है और जो दूसरी कॉन्स्टिट्यूटिव पाथवे की प्रोटीन होती है वो अलग वेसिकल से जाती है। तो सेल की जो प्रोटीन है वो कैसे पता लगाती है, हमें कैसे जाना है, कहाँ जाना है। देखिए कॉन्स्टिट्यूटिव सिक्रीशन में डिफॉल्ट पाथवे होता है सभी सेल्स के अंदर और यहाँ कंटिन्यूअस सिक्रीशन होता रहता है। लेकिन जो रेगुलेटेड सिक्रीशन होता है वो केवल स्पेशलाइज सेल्स में होता है, जैसे न्यूरॉन्स हो गए, पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स हो गई, एसाइनर सेल्स हो गई, पैंक्रियाटिक एसाइनर सेल्स हो गई। ये सब ट्रिगर डिपेंडेंट होते हैं, यानी कोई ना कोई या तो इन्हें कोई हार्मोन चाहिए, कोई स्टिमुलस चाहिए किसी प्रकार का। जनरली उससे क्या होता है, जनरली ये कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन साइटोसोल के अंदर बढ़ा देते हैं। बढ़ा देने के कारण इस वेसिकल का फ्यूजन हो जाता है विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और फिर जाके आपकी चीजें आगे बढ़ती हैं। अब जो ये रेगुलेटेड प्रोटीन है वो एक साथ क्यों सिक्रीट होती हैं, कहानी में आता है ये कंडीशन। देखिए सिक्रीटरी प्रोटीन जैसे कि देखा गया आपके इंसुलिन, एसीटीएच यानी एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ट्रिप्सिनोजन, ये सब में कोई कॉमन सीक्वेंस मोटिव नहीं पाया जाता, लेकिन फिर भी वो सेम ही रेगुलेटेड वेसिकल्स में जाती हैं। तो होता क्या है, देखिए जब पिट्यूटरी ट्यूमर सेल्स को, जैसे जो नॉर्मली एसीटीएच बनाती है, अगर उनको रिकॉम्बिनेंट कर दिया जाए और वो इंसुलिन और ट्रिप्सिनोजन भी बनाने लगे, तब क्या होगा, तब ये तीनों प्रोटीन यानी एसीटीएच, इंसुलिन और ट्रिप्सिनोजन वो सबके सब सेम रेगुलेटेड ग्रेन्यूल्स में, सेक्रेटेड ग्रेन्यूल्स के अंदर पहुंच जाएंगे और सबके सब एक साथ रिलीज हो जाएंगे सेम स्टिमुलस से, यानी कि साइटोसोल के अंदर कैल्शियम के इंक्रीज होने से, यानी कि जो सॉर्टिंग है वो किसी लीनियर अमीनो एसिड सीक्वेंस पर डिपेंड ना करके किसी और चीज पे डिपेंड करती है। तो वो ऐसी कौन सी चीज है जिसपे वो डिपेंड करता है, वो है क्रोमोग्रेनिन्स ए और बी और सिक्रीटोग्रेनिन 2। क्रोमोग्रेनिन और सिक्रीटोग्रेनिन ये ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये एसिडिक प्रोटीन्स होती हैं। ये ऐसी एसिडिक प्रोटीन है जो कि रेगुलेटेड सिक्रीटरी सेल्स के अंदर ज्यादा पाई जाती है, यानी जो सिक्रीटरी सेल्स रेगुलेटेड मैनर में काम करती है उसमें आपको ये ग्रेन्यूल्स वाली प्रोटीन मिलेगी। ये एग्रीगेट कब बनाएंगे, ये एग्रीगेट केवल तब बनाएंगे जब आपके ट्रांसगोल्गी नेटवर्क में आयनिक कंसंट्रेशन ऐसी हो कि साइटोसोल के अंदर ये जो ट्रांसगोल्गी नेटवर्क है उसमें आपका पीएच होता है 6 से 6.5 और आपकी जो कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन है वो होगी अप्रोक्सीमेटली 1 मिलीमोलर। उन कंडीशन में
वो एग्रीगेट करते हैं। अगर कोई भी ईआर के अंदर बात करें तो पीएच न्यूट्रल होता है, उस समय पर आपकी ये प्रोटीन एग्रीगेट नहीं करती। इसलिए रेगुलेटेड सिक्रीटरी प्रोटीन में क्रोमोग्रेनिन, रेगुलेटेड सिक्रीटरी प्रोटीन और क्रोमोग्रेनिन मिलके एग्रीगेट्स बना देते हैं, और नॉन एग्रीगेटेड प्रोटीन जो होती हैं वो नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूटिव वेसिकल में चली जाती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एग्रीगेशन ही इसका सॉर्टिंग सिग्नल है। नॉन एग्रीगेटेड प्रोटीन डिफॉल्ट पाथवे से काम करते हैं, जैसे हमने पहले स्टडी की थी उसी प्रकार से इसमें कुछ सिग्नल्स होते हैं वो उनको लेके जाते हैं। इसका क्या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की एविडेंस है कि जो इमेच्योर सिक्रीटरी वेसिकल्स थी उसमें देखा गया कि वो प्रोटीन जो है वो एग्रीगेट के फॉर्म में, जो प्रोटीन एग्रीगेट्स हैं वो डिफ्यूज्ड फॉर्म में, इमेच्योर सिक्रीटरी वेसिकल में ये डिफ्यूज्ड है और क्लम्प्ड मटेरियल वेसिकल के अंदर पाया जा रहा है। एग्रीगेट्स विजिबल होते हैं इवन ड्यूरिंग द वेसिकल बडिंग। इसका मतलब ये है कि एग्रीगेशन बडिंग मतलब वेसिकल बनने के पहले ही हो जाता है। वेसिकल बनेगी बाद में, पहले ही प्रोटीन सारी एग्रीगेट हो जाएंगी। जैसे कि ये आपकी ट्रांसगोल्गी नेटवर्क है तो यहाँ पे एग्रीगेशन होना शुरू हो गया। एग्रीगेशन जब हुआ तो उनमें जो वेसिकल्स बनेंगी फाइनली, यहाँ से जब आपकी बडिंग होगी और बडिंग होके ये जो वेसिकल बनी है, ठीक है, यहाँ पे एग्रीगेशन हो रहा है। और एग्रीगेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका पीएच कम है और इसमें कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है। इस कंडीशन में जो भी क्रोमोग्रेनिन हैं या फिर सिक्रीटोग्रेनिन है वो आपकी रेगुलेटेड प्रोटीन के साथ जाके बाइंड कर रही है। बाइंड करके क्या हो रहा है? बाइंड करके वो एग्रीगेट बना रहे हैं और एग्रीगेट बन रहे हैं तो फिर उनको जाना है सिक्रीटरी वेसिकल्स में। ठीक है, अब आते हैं हम आगे दूसरी प्रोटीन्स पे। ये तो हो गई कुछ ग्रेन्यूल्स में। अब हम आगे प्रो प्रोटीन की प्रोसेसिंग। प्रो प्रोटीन क्या होती है? ये ऐसी प्रोटीन्स होती है जो एक्टिव नहीं है, वो बाद में एक्टिव होती है। किस तरीके से? किसी कटिंग के कारण। तो बहुत सारी सिक्रीटरी या फिर लाइसोसोमल प्रोटीन्स होती है वो इनएक्टिव प्रिकर्सर के फॉर्म में बन जाती है, जिन्हें हम कहते हैं प्रो प्रोटीन, या हम इन्हें कहते हैं प्रो एंजाइम, या फिर हम इनको कहते हैं जाइमोजन। ये सब क्या होते हैं? ये पहले जब बनते हैं तब ये एक्टिव नहीं होते, बल्कि ये जिस जगह जाते हैं वहां एक्टिव होते हैं, या फिर जब ये वेसिकल में होते हैं तब एक्टिव होते हैं। तो ये कब क्यों इनएक्टिव रहते हैं स्टार्टिंग में? क्योंकि इन जनरल ये जितने भी प्रो एंजाइम है या जाइमोजन्स है, ये क्या करते हैं? डिग्रेड करते हैं आपके या तो प्रोटीन को, या तो आपके लिपिड को, या तो आपकी मेम्ब्रेन को। बेसिकली तो प्रोटीन को, लिपिड को या कार्बोहाइड्रेट को, किसी भी चीज को ये डिग्रेड कर रहे होते हैं। अगर ये डिग्रेड करेंगे तो उससे ईआर हो गया, गोल्जी हो गया, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स हो गया, इन सब पे भी क्या होंगे? चेंजेस आ जाएंगे। ये सब भी आपके डिग्रेड हो जाएंगे, इसलिए इनको पहले से एक्टिव नहीं किया जाता। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी प्रोटीन होती है जिनको हम इस कैटेगरी में रख सकते हैं। जैसे कि सिक्रीटेड हॉर्मोन्स, इसमें एग्जाम्पल है आपका इंसुलिन, ग्लूकागॉन। ये दोनों ही आपके इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं पहले, फिर सिक्रीटरी वेसिकल्स में जाके ये क्या करते हैं? प्रोसेसिंग होती है। ये प्रो इंसुलिन या फिर ग्लूकागॉन भी अपने एक्टिव फॉर्म में ना होके रिलीज हो जाता है ट्रांसगोल्गी नेटवर्क से, और बाद में उसको फिर एक्टिव कर दिया जाता है। लाइसोसोमल एंजाइम में एग्जाम्पल आपका आता है कैथेप्सिन्स। कैथेप्सिन्स लेट एंडोसोम में या लाइसोसोम में एक्टिव होते हैं। वायरल प्रोटीन है इन्फ्लुएंजा हीमोग्लूटिनिन, जो कि ट्रांसगोल्गी नेटवर्क में जाके एक्टिव होती है। और कॉन्स्टिट्यूटिव सिक्रीटेड प्रोटीन्स में एग्जाम्पल आ जाता है आपके एल्बुमिन का। ये एल्बुमिन भी अर्ली सिक्रीटरी वेसिकल में जाके एक्टिव होती है। हम आते हैं प्रो प्रोटीन के प्रोसेसिंग में ही आगे। देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे दिया जा रहा है आपके प्रो इंसुलिन, प्रो इंसुलिन और नॉर्मल इंसुलिन का। देखिए जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का लोकलाइजेशन देखा गया, प्रो इंसुलिन कहाँ पर मिलेगी और इंसुलिन कहाँ पे मिलेगी, तो दो एंटीबॉडी यूज की गई, एक थी एंटी प्रो इंसुलिन और एक थी एंटी इंसुलिन। रिजल्ट क्या मिला? प्रो इंसुलिन प्रोटियोलिसिस होती है और उससे आपका प्रो इंसुलिन इंसुलिन में कन्वर्ट होता है। कब कन्वर्ट होता है? जब वो वेसिकल को छोड़ देता है, यानी कि जब वेसिकल ट्रांसगोल्गी नेटवर्क को छोड़ के अलग हो जाती है, तब जाके एंजाइम
प्रो इंसुलिन को कट करता है ताकि इंसुलिन में बने। तो इसको हमने कैसे चेक किया, देखिए 2 तरीके की आपने एंटीबॉडी यूज की थी। एक थी जो प्रो इंसुलिन के लिए थी और एक थी इंसुलिन के लिए। अब 3 आपने वेसिकल्स देखी, एक वो वेसिकल जो ट्रांसगोल्गी नेटवर्क से बडिंग हो रही थी, दूसरी वो जो इमेच्योर जस्ट बनी है, और एक हो गई मैच्योर जो मेम्ब्रेन के पास पहुंच चुकी है। जो वेसिकल तुरंत बन रही थी उसमें केवल प्रो इंसुलिन था, इसलिए उसमें केवल एंटी प्रो इंसुलिन से स्टेन लिया। जब आपने इमेच्योर वेसिकल में देखा तो उसमें देखा ज्यादातर प्रो इंसुलिन था, थोड़ा बहुत माइन्यूट अमाउंट में इंसुलिन भी था। इसने भी केवल प्रो इंसुलिन से स्टेन लिया। लेकिन जब आप मैच्योर वेसिकल से देख रहे हैं तो केवल इंसुलिन आपको मिल रहा है और वहां पे एंटी इंसुलिन एंटीबॉडी ने ही जाके टैग किया है और उसी से आपको स्टेन मिल रहा है। तो ये हम देख सकते हैं कि जो आपका इंसुलिन है वो कहां पर मैच्योर हुआ, ये आपका मैच्योर हुआ है मैच्योर वेसिकल में। इसकी पूरी मैकेनिज्म पर आते हैं। देखिए कॉन्स्टिट्यूटिव प्रोटीन्स में एक एग्जाम्पल है एल्बुमिन प्रोटीन का, ये कॉन्स्टिट्यूटिवली सिक्रीट होती है, ये भी एक प्रो प्रोटीन है। इसके लिए एंजाइम होता है फ्यूरिन। सभी ये फ्यूरिन एंजाइम ट्रांसगोल्गी नेटवर्क में लोकेलाइज्ड है। ये क्या करता है, डाइबेसिक मोटिफ पे कट करता है, यानी 2 आर्जिनिन या लाइसिन और आर्जिनिन के बीच में एक सिंगल कट करेगा जिससे एक मैच्योर प्रोटीन बन जाएगी, ये इसका काम है। दूसरी होती है रेगुलेटेड सिक्रीटरी प्रोटीन जैसे इंसुलिन। इसके लिए 3 मेन एंजाइम होते हैं, PC3, PC2 और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ई। पहले PC3 कट करती है डाइबेसिक साइड पे, फिर PC2 कट करता है दूसरी साइड पे, फिर कार्बोक्सी पेप्टाइड को रिमूव कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ई। फिर उससे बनती है आपकी ए और बी चेन। ये ए और बी चेन को डाइसल्फाइड बॉन्ड से अटैच कर दिया जाता है और मैच्योर इंसुलिन आपकी रेडी हो जाती है। ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है एज कंपेयर टू कॉन्स्टिट्यूटिव सिक्रीशन। इसको कैसे चेक किया गया, देखिए ईस्ट के अंदर केक्स2 एंजाइम को या जीन को म्यूटेट किया गया। ये इसके म्यूटेशन से क्या हुआ, ये अब केक्स2 जीन अल्फा फैक्टर जो कि प्रिकर्सर है अल्फा फैक्टर का, उसको क्लीव नहीं कर पाया। अगर अल्फा फैक्टर का प्रिकर्सर क्लीव नहीं हुआ तो मेटिंग नहीं हुई, क्योंकि हमें पता है अल्फा फैक्टर इज रिक्वायर्ड फॉर मेटिंग। अब अगर अल्फा फैक्टर मैच्योर ही नहीं होगा तो मेटिंग भी नहीं हो पाएगी। और ये जो केक्स2 है ये एक ऐसी प्रोटीएज बनाता था जो कि डाई आर्जिनिन या को जाके कट करता था, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूटिव पाथवे का फ्यूरिन एंजाइम या रेगुलेटेड पाथवे का PC2 और PC3 एंजाइम इसका होमोलोगस है या इसका एनालॉगस है। वी कैन से एनालॉगस हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इनका फंक्शन सेम है। ओरिजिन माइट बी डिफरेंट, ओरिजिन दोनों का तीनों का अलग हो सकता है मगर इनका काम सेम है। क्लियर हो गया ये हो गई प्रोसेसिंग इवेंट्स ऑफ दिस एंजाइम या किसी भी प्रो प्रोटीन को कैसे एक्टिवेट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूटिवली और रेगुलेटेड में। तीसरे पॉइंट आता है सॉर्टिंग ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स इन द पोलराइज्ड सेल। पोलराइज्ड सेल कैसी होती है, पोलराइज्ड सेल जैसे कि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, इस तरीके से सेल्स होती हैं। इसमें एक है आपकी एपिकल सरफेस, इसे हम एपिकल सरफेस कहते हैं, और एक होती है बेसोलेटरल, ये है आपकी बेसोलेटरल सरफेस किसी भी प्रोटीन की, ये रीजन और ये रीजन, दिस इज बेसोलेटरल पार्ट। 2 तरीके की रीजन हो गई, यानी कि पोलैरिटी अलग अलग होती है। तो जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें एपिथेलियल सेल्स के डिस्टिंक्ट डोमेन्स होते हैं। एक एपिकल मेम्ब्रेन होती है जो ल्यूमेन फेसिंग है और एक बेसोलेटरल मेम्ब्रेन होती है जो कि ब्लड या फिर टिश्यू फेसिंग होती है। टाइट जंक्शंस होते हैं, इनकी मिक्सिंग को प्रिवेंट करके रखते हैं, उनको अलग करके रखते हैं। इसलिए प्रोटीन्स की जो सॉर्टिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो होती है आपकी ट्रांसगोल्गी नेटवर्क में। 2 मैकेनिज्म होती है, एक होती है डायरेक्ट सॉर्टिंग, एक होती है इनडायरेक्ट सॉर्टिंग। डायरेक्ट सॉर्टिंग जो होती है वो होती है आपकी ट्रांसगोल्गी नेटवर्क में, वो अलग अलग वेसिकल बना देता है, यानी एपिकल मेम्ब्रेन के लिए एपिकल वेसिकल और बेसोलेटरल मेम्ब्रेन के लिए बेसोलेटरल वेसिकल, अलग अलग वेसिकल बना दी। हर एक के लिए स्पेसिफिक रैप जीटीपीएस है, वी स्नेयर है और एडेप्टर प्रोटीन है। ये क्या करेंगे, जिसको एपिकल पे ले जाना होगा उसको एपिकल पे ले जाएंगे, जिसको बेसोलेटरल पे लेके जाना होगा उसको वहां ले जाएंगे। इसकी स्टडी करने के लिए एमडीसी के एपिथेलियल सेल्स का यूज किया गया। ये एक सेल लाइन है
और इन सेल लाइन को इन्फ्लुएंजा और वीएसपी वायरस से इन्फेक्ट कराया गया। इन्फ्लुएंजा की जो प्रोटीन थी एचए ग्लाइकोप्रोटीन, वो केवल एपिकल मेम्ब्रेन पर गई क्योंकि इनका मेन एम था उनको ल्यूमेन के साइड पर पहुंचना था। और वीएसवी की जो प्रोटीन थी जी प्रोटीन, वो केवल बेसोलेटरल पर गई क्योंकि उनका एम था टिश्यू या फिर ब्लड में जाना। ठीक है, अब आगे आते हैं हम लोग इसके ऊपर। कुछ सिग्नल होते हैं, कैसे पता चलता है कौन सी प्रोटीन को एपिकल पे जाना है और कौन सी प्रोटीन को बेसोलेटरल पे जाना है। तो जो बेसोलेटरल के लिए जाने वाली प्रोटीन है उनके पास टायरोसिन बेस्ड मोटिफ होना चाहिए या फिर डाइल्यूसिन मोटिफ होना चाहिए। टायरोसिन मोटिफ में YXX5 और डाइल्यूसिन का मोटिफ होता है ये। अब यहाँ क्या होता है, ये मोटिफ AP1 या AP2 के साथ मिलके क्लैथरिन अडेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और बिल्कुल सेम मशीनरी आपके एंडोसाइटोसिस में यूज होती है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। एपिकल सॉर्टिंग सिग्नल में क्या होता है, एपिकल सॉर्टिंग सिग्नल जनरली होता है आपका, एक हो गया जीपीआई एंकर, एक हो गया हाई ग्लाइकोसाइलेशन और एक हो गया प्रोटीन का एग्रीगेशन। ये जो जीपीआई एंकर होता है ये प्रोटीन को डायरेक्ट कर देता है लिपिड राफ्ट में, जो कि जनरली एपिकल सरफेस पर पाए जाते हैं। और दूसरा हो गया आपका हाई ग्लाइकोसाइलेशन, जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं वो प्रेफरेंशियली आपके एपिकल डोमेन में पाई जाएंगी, इसलिए वहां पर आपका हाई ग्लाइकोसाइलेशन एक नॉर्मल साइन हो गया कि इन प्रोटीन को एपिकल डोमेन पर लेके जाओ। तीसरा हो गया प्रोटीन का एग्रीगेशन, जैसे कि इसमें आपके अभी हमने क्रोमाग्रेनिन्स और सिक्रेटोग्रेनिन्स की बात की, वो उसी तरीके से एग्रीगेट करते हैं प्रोटीन्स को और लेके चले जाते हैं एपिकल सरफेस पे। लेकिन अगर हम जीपीआई एंकर की बात करें तो ये हर जगह सही नहीं होता। कुछ जगहों पे जैसे थायराइड ग्लैंड्स के अंदर जीपीआई अगर टारगेट प्रेजेंट है तो वो बेसोलेटरल में लेके जाएगा प्रोटीन का। तो ये सेल डिपेंडेंट है कि कौन सी हमारी सेल है उसमें किस तरीके से काम होगा, ना कि सब में सेम नहीं होता। इसलिए हम कह सकते हैं सॉर्टिंग सिग्नल है वो साइटोसोलिक टेल पे पाया जाता है मेम्ब्रेन की प्रोटीन पे। अगला आता है इनडायरेक्ट सॉर्टिंग। इनडायरेक्ट सॉर्टिंग जिसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट सॉर्टिंग या फिर ट्रांससाइटोसिस, ये हिपेटोसाइट्स में होता है। तो लिवर सेल्स में क्या होता है, पहले सारी की सारी प्रोटीन को बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पे भेज देते हैं, सबके सब जाओ बेसोलेटरल पे पहुंचो। फिर एपिकल प्रोटीन को एंडोसाइटोसिस से इंटरनलाइज कर लिया जाएगा, फिर उसको ट्रांससाइटोसिस से वापस भेज दिया जाएगा ऑन द एपिकल मेम्ब्रेन। तो एक तरीके से एडिटिंग मैकेनिज्म है जिसमें गलती से गई हुई एपिकल प्रोटीन को वापस बेसोलेटरल मेम्ब्रेन में भेजा जाता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम आ जाते हैं। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं? जी, aggregation in trans-Golgi network is the main mechanism for regulated secretion. First of all, जो aggregation है trans-Golgi network में, ये सबसे important mechanism होती है आपके regulated secretion की। क्रोमोग्रेनिन जो होते हैं वो एक तरह के स्कैफोल्ड का काम करते हैं एग्रीगेशन के टाइम पे। रेगुलेटेड सिक्रीशन में प्रोटीन की प्रोसेसिंग ट्रांस-गोल्गी नेटवर्क को छोड़ने के बाद होती है सिक्रेटेड वेसिकल्स में। कॉन्स्टिट्यूटिव और रेगुलेटेड प्रोटीएज में फ्यूरिन और PC2 और PC3 आते हैं। पोलराइज्ड सॉर्टिंग जो होती है उसमें रैप प्रोटीन, वी स्नेर और एडेप्टर प्रोटीन्स का यूज होता है। टायरोसिन मोटिफ और डाइल्यूसिन मोटिफ जो होते हैं वो बेसोलेटरल टारगेटिंग कराते हैं। जीपीआई एंकर इन जनरल एपिकल टारगेटिंग कराते हैं बट नॉट ऑलवेज, जैसे एक्सेप्शन आ गया आपका थायराइड ग्लैंड का। हेपेटोसाइट्स में ट्रांससाइटोसिस का यूज किया जाता है, डायरेक्ट ट्रांस-गोल्गी नेटवर्क सॉर्टिंग नहीं की जाती। आई होप यहाँ तक हम सबको समझ में आ गया होगा। ये था हमारा ट्रांससाइटोसिस, ये था हमारा पूरा सिक्रीशन secretory pathway. Next topic will be receptor mediated endocytosis and directing the material to lysosome. I hope आपको क्लास सही लगी होगी। काफी डिटेल, काफी डेप्थ में मैंने कोशिश की है पढ़ाने की। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।